वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं जेएनवी मैथ्स के साथ। आज स्पेशल आप चाहे बुनियाद की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कर रहे हो सुपर हैंडेड एग्जाम की, सिर्फ ऐसे ही प्रश्न करेंगे जैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने की कंप्लीट संभावना हो, पूरी संभावना हो। इस क्लास को पूरा देखना अनिवार्य है। कोई भी प्रश्न या कोई भी तरीके का प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले बता दूं कि जो बच्चे बुनियाद या फिर सुपर हैंडेड की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी बुक परचेज कीजिए, उससे भी आप पढ़िए। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे उन 3 चैप्टर्स की जिसमें हम आज वर्क करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर होता है हमारा आज का चैप्टर जो है वो है टाइम वर्क एंड लेबर। ठीक है, काम कैसे किया जाता है, कितने समय में किया जाता है, कितनी उसकी लेबर होती है, उसका उसमें हिसाब रहेगा। ठीक है, ये तो है हमारा पहला चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं। अगला चैप्टर जो है वो है एज रिलेशन। कौन सा चैप्टर डियर स्टूडेंट्स? एज रिलेशन। एज रिलेशन के चैप्टर के बहुत से सवाल आते हैं। 2 सवाल आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, ऐसा नहीं होगा कि आएगा नहीं। अगला चैप्टर होता है डियर स्टूडेंट्स मेंसुरेशन। कौन सा है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें याद आती है? इसमें ट्रायंगल आ जाती है, इसमें स्क्वायर आ जाता है, इसमें रेक्टेंगल आ जाती है। इसके अलावा और भी जितने भी स्ट्रक्चर टाइप के सवाल होते हैं, षटभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सारे टाइप के एरियाज निकालना वगैरह इस मेंसुरेशन चैप्टर में होता है। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम टाइम वर्क एंड लेबर के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, प्लस में एज रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे, प्लस में मेंसुरेशन का बेसिक अच्छे से समझेंगे। हो सकता है बेसिक के साथ हम कुछ सवाल भी कर लें, लेकिन इस क्लास में संभव यही हो पाएगा कि हम मेंसुरेशन का बेसिक इसी क्लास में कर लें, इसके साथ ऐड कर दें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक से करते हैं शुरुआत पहले सवाल की। पहला जो चैप्टर है हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम वर्क एंड लेबर, कार्य समय वह मजदूरी। ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल दूँ, लेकिन हमारा लेवल भैया मिक्स है। राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम उस कार्य को उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखो, राम और श्याम नाम के 2 इंसान हैं। एक राम है और एक श्याम है। क्या है? एक राम है, एक श्याम है। यानी कहते हैं ना राम बाबू और श्याम बाबू, ये 2 लोग हैं। ये राम कोई कार्य लेता है और इसको पूरा करने की, उस कार्य को पूरा करने की जो क्षमता थी ना, वो कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 12 डेज के अंदर कर सकता है। राम जो है कोई वर्क लेता है और उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? 12 डेज लगाता है। कितना टाइम लगाता है? 12 डेज लगाता है। श्याम उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। यानी अगर राम उसे 12 दिन में कर रहा है तो श्याम जो है वो इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकता है। 15 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकता है। तो अब हमें बताना है कि बताओ दोनों साथ मिलकर उससे कितने दिन में कर सकता है। यानी दोनों बोथ जो है वो इक्वली अगर साथ मिलके काम करे, एकजुटता से काम करे, तो वो कितने दिन में इसे कंप्लीट कर सकता है? हाउ मैनी डेज? अगर वो दोनों साथ मिल जाए, राम प्लस में श्याम हो जाए। सवाल के स्टेटमेंट को समझ गए होंगे, दोबारा स्टेटमेंट आपा कर लेते हैं। राम किसी कार्य को 12 दिन में, राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो राम कितने दिन में कर सकता है? 12, और श्याम जो है 15 दिन में उसे पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?
यानी अगर वो दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि राम को जो है वो कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में पूरा कर रहा है। बट इससे यहाँ पे एवरेज नहीं निकलती कि राम एक दिन में कितना करता है, श्याम एक दिन में कितना करता है। किसी भी टाइम की सवाल आ जाए, किसी भी लेबर का सवाल आ जाए, वर्क का सवाल आ जाए, ऐसे सवालों को करने के लिए हमें फोकस करना होगा, उसकी प्रतिदिन की एवरेज निकाल देंगे कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि राम 12 दिन में कार्य कर सकता है, तो हम लिखेंगे राम जो है वो कितने दिन में कार्य कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो अगर राम का आपा निकालें कि राम एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो वो कितना आ जाएगा, 1/12 भाग, 1/12 भाग। यानी ये तो 12 दिन में काम कर रहा है ना, अगर वो एक दिन का एवरेज निकाले तो वो 1/12 भाग बन जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि 3x = 5 है, तो हम अगर x को या 1x को निकालेंगे तो 5/3 भाग उसका उत्तर बन जाएगा। तो सेम इसी तरीके से राम एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/12 भाग करेगा। इसी तरीके से श्याम कितने दिन में करता है, 15। तो श्याम जो है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/15 भाग। हमने निकाल दिया कि एक दिन की एवरेज है, ये क्या है, एक दिन की एवरेज है। अब ये निकाल लेते हैं कि चलो एक दिन की एवरेज हमने निकाल ली, अब निकालिए कि दोनों मिलकर काम कितना करेगा। यानी राम प्लस में श्याम जो दोनों मिल जाएंगे तो ये कितना करता है, 1/12 भाग, ये कितना करता है, 1/15 भाग। ओके, तो राम प्लस में श्याम इज इक्वल टू, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, हमें पता है HCF कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 5 60 होता तो यहाँ पे 5 आ गया, 15 चौके 60 होता तो यहाँ पे 4 आ गया, 5 और 4 9/60 भाग। अब ये तो निकल गया भैया भाग। अब इसे कंप्लीट करें तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 3/20 भाग। यानी अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो वो 30/20 भाग काम करते हैं। बट निकालना क्या है, कितने दिन में करते हैं। तो ये हमने जो भाग निकाला है ना, इस भाग को दोबारा उल्टा कर दीजिए, ये वर्क आ जाएगा। यानी 20/3, ये कितना आ गया, ये काम आ गया, कितने दिन का आ गया, ये टोटल कितने दिन है उसका काम आ गया। ये भाग बन गया, अगर उसको उल्टा कर दे तो वो क्या बन जाएगा, टोटल काम बन जाएगा। देखिए ये एक दिन का कितना, 1/12 भाग बन गया। अगर इसे उल्टा कर दे तो ये 12 क्या हो जाएगा कि ये काम 12 दिन में कर सकता है। तो ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, 3/20 था उसको 20/3 लिख दिया। ठीक है, 3 6 18, बच गए 2, यानी 6 सही 2/3 दिन के अंदर ये काम क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। 6 सही 2/3 दिन के अंदर ये क्या कर देगा, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, इस काम को कंप्लीट कर देंगे। अब अगर समझ में नहीं आया तो दूसरे सवाल की स्टेटमेंट समझिए, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहला सवाल है ना, कभी किया नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगले सवाल को अगर आप देखोगे तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे। तो ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में आएंगे और बिल्कुल आएंगे, और घबराना नहीं है। आपके एग्जाम से पहले मैं फुल टाइम की आपको क्लासेस दूंगा, फुल टाइम की क्लासेस दूंगा। लाइक तो कर दिया है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सीता गीता वह रीता, किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन 10 दिन वह 12 दिन में पूरा कर सकती है। सीता गीता वह रीता, लिखिए सीता गीता व रीता एक काम को 8 10 या 12 दिन में समाप्त कर सकती है। ठीक है, ये ना एक दिन को कितने दिन में कार्य अपने अपने हिसाब से इन्होंने कह दिया कि ये 8 दिन में काम कर सकती है, ये 10 दिन में कर सकती है, ये 12 दिन में कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेमिना होता है ना हर किसी का, कोई कम काम कर पाता है, कोई ज़्यादा काम कर पाता है, तो ये स्टेमिना यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब कहते तो बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए अब यहां पे हमें बता दिया कि सीता गीता वह रीता 3
लड़कियां हैं और किसी काम को इन्होंने पकड़ लिया, एक की है भी 8 दिन में कर सकती है, दूसरी है जो 10 दिन में कर सकती है, तीसरी है जो 12 दिन में कंप्लीट कर सकती है। बट ये कह रहे हैं कि हम तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो इसको कितने दिन में कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सीता जो है ना वो एक दिन में कितना काम कर सकती है, 1/8 भाग कर सकती है। एक दिन में कितना कर सकती है, 1/8 भाग कर सकती है। इसके बाद आता था गीता। गीता जो है ना वो कितना काम कर सकती है, 1/10 भाग कर सकती है। कितने दिन में, एक दिन में। इसी प्रकार से रीता एक दिन में कितना काम कर सकती है, 1/12 भाग। हमने इसके भाग निकाल दिए, हमने इसका क्या निकाल दिया, भाग निकाल दिया। अब ये तीनों क्या कर दिया, ये तीनों जो है वो मिलकर काम करेगी, यानी सीता, गीता और रीता तीनों मिलकर काम करेगी। तो सीता प्लस में रीता प्लस में गीता तीनों जब जुड़ेंगी, स्टेप से चलते हैं, तीनों जब जुड़ेंगे तो एक तो काम करती है 1/8 भाग में, एक काम करती है 1/10 भाग में, एक काम करती है 1/12 भाग में। ठीक है, तो इसका टोटल भाग निकालेंगे, एक दिन का एवरेज निकालेंगे, वो कितना निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, 12 है। तो इनका अगर आप देखें एलसीएम कितना आता है, क्या आता है ये स्टूडेंट्स, एलसीएम कितना आता है। एलसीएम निकालेंगे तो 8, 10 और 12 ये तीनों एक कॉमन टेबल के अंदर आ जाए। वो कौन सा टेबल हो सकता है, वो कौन सा टेबल हो सकता है। ठीक है, हमें पता है, हाँ 180 लिख दें तो हो सकता है, क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 180 हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या 90 हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम ले लेते हैं 180, क्या ले लेते हैं 180। तो यहाँ पे 8 दहाई 180 अगर एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 120 में काम नहीं चलेगा क्या, 120 में काम नहीं चलेगा। 12 के टेबल में 10 पे ये जाएगा, 8 दहाई 80 होता है और 5 पे फिर 40 हो जाता है, 8 5 40, तो ये 120 भी तो आ सकता है। ठीक है, तो आप ले लेते हैं 120 एलसीएम ले लेते हैं। हमें पता है 8 10 जा 8 15 जा कितना होता है, यानी 8 से 15 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये 15 से गुणा, अच्छा 10 के पहाड़े में 120 12 पे आएगा, 12 के पहाड़े में 120 10 पे आएगा, यानी 12 दहाई 120। ठीक है, तो तीनों का टेबल को सोल्व करते हैं। SGR इज इक्वल टू 15 और 12 27 और 10 37/120, 37/120, यानी ये 37/120 जो है ना वो एक दिन का कार्य का भाग आया है, यानी एक दिन में इतना काम का इन्होंने भाग कंप्लीट कर लिया। तो ये टोटल काम कितना हुआ। ठीक है, तो कुल काम जो है ना वो कितना हो गया, इसका उल्टा कर देंगे, 120/37, ये क्या हो जाता है, काम हो जाता है डेज के हिसाब से। इतने दिन में कुल काम बन जाता है, वो भाग नहीं बनता, काम बन जाता है, डेज बन जाते हैं। तो 120/37 इसको जब सोल्व करेंगे तब क्या आएगा, हमें 37 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 37, ठीक है, 74, 111, आगे क्या जा सकता है, 111 के बाद 3 पे जाएगा तो 37 दिए 111 होते हैं, और 111 यहाँ पे कितना बच गया, 9 बच गया, तो 9/37, 9/37, 3 दिन 9/37वां भाग दिन का, इतने काम में उन्होंने इतने दिन में इन्होंने काम कर दिया। 3 दिन कंप्लीट है और 9/37 भाग इसके साथ है। ठीक है, और 9/37 जो भाग है वो घंटे के हिसाब से है, टाइम है। ठीक है, वो टाइम है। तो एक बात और ध्यान देनी है कि मैंने 120/37 लिख दिया, आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में लगभग जो है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया गया होगा। तो हमें फोकस करना है कि पहले ऑप्शन देखना है कि मिक्स फ्रैक्शन है या सीधा फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन है तो सूत्र का निशान लगा दीजिए, अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो इस पे आइए। एक बात और बता देता हूँ, 120/37 या 37/120 ये दोनों ऑप्शन उसके अंदर होंगे, यानी 3 सही 9/37 भी होगा, और दूसरे ऑप्शन के अंदर अगर कुछ बन रहा है तो वो भी इसमें होगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो गलत होगा वो आप कैसे गलत कर सकते हो वो भी ऑप्शन दिया गया होगा, आप कैसे सही कर सकते हो वो भी ऑप्शन दिया गया होगा। तो इससे बचकर रहना है, यानी अपने टीचर्स से बच के रहना जो आपको एग्जाम बनाएंगे। तो पहले समझना है बारीकी से किसी चीज को, उसके बाद उसे करना है। अगला सवाल,
रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे सवाल करा रहा हूँ, हर सवाल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा, कुछ ना कुछ अलग चीज आपको नजर आएगी। ठीक है, समझिए, रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये कह रहा है रमेश नाम का लड़का है और एक रमेश नाम का लड़का है, सॉरी सुरेश नाम का लड़का है। ये दोनों ना एक दिन काम को मिलकर छह दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सुरेश उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर सुरेश और रमेश दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। हमें पता चल गया कि रमेश प्लस में सुरेश जरा जो है ना 1/6 भाग एक दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रमेश उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो, अगर रमेश उसे 10 दिन में समाप्त अकेला कर सकता है या 1/10 भाग काम अकेला कर सकता है, तो फाइंड द वैल्यू कि सुरेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सुरेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब इस सवाल को याद करना है, इस सवाल में यही आंसर मिल गया। देखो कितना इजी है ये सवाल, यानी रमेश और सुरेश जो है ना एक काम को मिलकर करते हैं 1/6 भाग, और जब कह रहा है कि रमेश उसको 1/10 कर सकता है, यानी रमेश कितना कर सकता है 1/10 कर सकता है, प्लस में क्या आ गया सुरेश बराबर क्या आ गया 1/6, तो यानी 1/6 क्या है टोटल काम है, उसमें से क्या घट जाएगा इधर से जाके रमेश का काम घट जाएगा। एस बराबर 60 इसका क्या होगा एलसीएम होगा। जब 60 इसका एलसीएम होगा तो यहाँ बचेगा 6 दहाई और यहाँ 6, 10 6 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/60, यानी इसे काटेंगे तो 2/30, यानी 1/15, 1/15। अब 1/15 भाग तो सुरेश कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। उसका उल्टा हो जाएगा ना, 1/15 का उल्टा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो सुरेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। जिस काम को रमेश 10 दिन में कर सकता है सुरेश 15 दिन में कर सकता है। और अगर दोनों मिल जाएं 1/10 प्लस में 1/15, ये दोनों अगर मिलकर काम करें तो हमें पता है कि इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम आएगा 30, 10 तिये 30 और 15 दूनी 30, यानी 5/30, 5 6 30, यानी 1/6, यानी 6 डेज, यानी 6 डेज। यानी दोनों मिलकर जब कर रहे हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं। अकेला अगर सुरेश कर रहा है तो 15 दिन में कर रहा है, अगर अकेला रमेश कर रहा है तो 10 दिन में उसे कर रहा है। ये हमें स्टेटमेंट के अंदर दे दिया था, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे और ज़रूरी है ऐसे प्रश्नों को करना। लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसका एग्ज़ाम जो आता है ना एक फॉर्मेट के हिसाब से आता है, इजी टू टफ। तो हमें पहले जितना इजी हम कर सकते हैं, जितने तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं उसे कंप्लीट कर देना है। उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ते जाओगे उसके बाद आप जो मुश्किल सवाल होगा, जो आपसे नहीं हो रहा होगा, उसे पहले छोड़ दोगे कि भैया आपको लास्ट में देखेंगे अगर टाइम बचा तो। और फिर आप जो आते हैं उन्हीं प्रश्नों को करेंगे और बाद में निशान लगाए हुए उन प्रश्नों को जिनको आपने नहीं किया, टाइम बचता है तो करोगे। अगर टाइम नहीं बचता है तो उन प्रश्नों के आप हाथ भी नहीं लगाओगे। यही ज़रूरी है, तभी आप जो है कुछ सही अचीव कर सकते हो या सही कर सकते हो। अगला सवाल, रहीम, करीम वह सलीम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब रहीम, एक रहीम नाम का लड़का है, एक
करीम नाम का लड़का है और एक सलीम नाम का लड़का है। ये तीनों किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी तीनों का कार्य 1/4 भाग में हो जाएगा। एक दिन की एवरेज ये स्टेटमेंट समझिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है तो उस टाइम के अनुसार आपको चलना है। रहीम, करीम और सलीम किसी कार्य को किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इनकी एक दिन की एवरेज कितनी है? उस कार्य का 1/4 भाग। ठीक है, यानी एक दिन के अंदर उसका 1/4 भाग करेंगे। ठीक है। अगले स्टेटमेंट में कहता है यदि रहीम वह सलीम उस कार्य को 12 दिन वह 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है कि रहीम और सलीम इस कार्य को 12 वह 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी पहले नाम रहीम का था तो ये 12 दिन में, और बाद में नाम सलीम का था तो ये 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो करीम उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, हमें ये बताना है। तो बहुत ही इजी है। रहीम उस कार्य का 1/12 भाग करता है, करीम हमें पता नहीं है तो हम के लिख देते हैं, प्लस में सलीम उस कार्य को 1/12 भाग करता है। रहा टोटल ये रहा। अब रहे वाले काम के हिसाब से देखें तो ये आ जाएगा 1/4 में से इधर जाके 1/12 माइनस, इधर जाके 1/15 माइनस, यानी ये जब घट जाएंगे तब ये सवाल सोल्व हो जाएगा। तो 1/4 माइनस में हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस बाहर हो गया ना, दोनों का जोड़ जो बन जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो 1/4 माइनस में अब यहाँ 12 5 से 60 होता है और 15 चौका 60 होता है, तो 60 हम एलसीएम ले देते हैं। 12 5 से 60 और 15 चौके 60, तो 1/4 माइनस में 9/60, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो इसको हम कट कर सकते हैं किसके टेबल में? 3 के टेबल में। 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी 1/4 माइनस में 3/20, एलसीएम आ गया 20। 4 5 20 होता है तो 5 आ गया, और 20 एकम 20 होता है तो 20 ही आ गया। ठीक है, 5 में से 3 गया 2/20, यानी = 1/10। 1/10 यानी 1/10 भाग, यानी 10 दिन। तो ये कितने दिन में काम कर सकता है? अकेला करीम 10 दिन में उस काम को कर सकता है, अकेला रहीम 12 दिन में और सलीम 15 दिन में। तो सोच के देखिए करीम की स्पीड कितनी ज़्यादा है, वो 10 दिन में इसको सोल्व कर सकता है, काम को हल कर सकता है। समझ में आ रहा होगा? आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अंदर, इसी चैनल के अंदर बहुत ही चीज़ें अलग अलग है। मोटिवेशनल इंग्लिश सीखने के लिए इसी चैनल पे हमने इंग्लिश स्टोरीज बनाई हुई है, जिसे फोक टेल स्टोरी कहते हैं। और फोक टेल स्टोरी का मतलब होता है बड़ी मज़ेदार कहानियाँ, और इन कहानियों को सुनकर आप अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। और इंग्लिश लैंग्वेज की स्टोरीज आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगी कि स्टोरी क्या है, फोटोज से आ जाएगी, थीम से आ जाएगी, और फिर आप उसे सीख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये वीडियोस जो है हमने डाली है ताकि आप इस चैनल के बारे में भी जानें, फोक टेल स्टोरीज भी आप इंटरेस्टेड से सुने और इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। आगे हम जल्द ही इस चैनल के ऊपर इंग्लिश स्टोरीज के माध्यम से आपको ग्रामर सिखाने की कोशिश करेंगे। तो वो काम चल रहा है, तब तक हम फोक टेल स्टोरीज ही ला रहे हैं, जिनमें कहानियाँ राजा महाराजाओं की होगी, या कोई ट्रेंडिंग में चल रहे किसी किस्से की होगी, या अलग अलग बातें। अगला सवाल है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, क्योंकि अभी हम इसी पे काम करेंगे। अभी सिर्फ हम टाइम और वर्क के चैप्टर पे ही बात करेंगे ताकि वो पक्का हो जाए। ठीक है, और देखते हैं अगर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, घंटे के आसपास लगता है, तो हम अलग अलग चैप्टर के हिसाब से इनकी वीडियोस बना देंगे, क्योंकि हो सकता है 1 घंटा लग जाए। तो हमने जो 3 चैप्टर्स के प्लान बनाए हैं, जिसमें टाइम, स्पीड, एज, रिलेशन, तो उन सभी चैप्टर्स को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग फॉर्मेट में कर देंगे। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि तीनों चैप्टर्स को एक साथ बनाएं। अगला सवाल ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, बी और सी, यानी ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहां पे देखिए, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
बी और सी छह दिन में तथा ए और सी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 लोग हैं ए, बी एंड सी, और तीनों की एक टीम बनी हुई है। कभी वो ए बी के साथ काम कर रहा है, कभी बी सी के साथ काम कर रहा है, कभी सी ए के साथ काम कर रहा है। ये तीनों अलग अलग इस फॉर्मेट में उसी काम को कर रहे हैं या करने की उनके अंदर काबिलियत है। लेकिन हम कहते हैं कि यार तीनों ही कर लो ना, कभी 2 आओगे, कभी वो 2 आओगे, कभी वो 2 आओगे। तो हम कह रहे हैं कि तीनों एक साथ मिलकर काम करो। अब उनके काम की कैपेबिलिटी या फिर जो भी स्टेमिना है उनके हिसाब से वो कितने दिन में काम कर सकते हैं, उन तीनों को मिलाकर वो कितने दिन में कर सकते हैं, वो हमें निकालना है। हमें सबसे पहले तो ये देखना है ए और बी है ना, ए प्लस में बी जब एक काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। यानी एक दिन में कितना भाग कर रहे हैं, 1/4 भाग कर रहे हैं। 1/4 भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, 1/4 भाग कर रहे हैं। इन सेकंड केस में क्या है, बी और सी है ना, एक साथ मिलकर 6 दिन में उसका काम कर रहे हैं, यानी 1/6 भाग कर रहे हैं। उसी प्रकार से ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं तो 1/8 भाग काम कर रहे हैं, 1/8 भाग काम कर रहे हैं। अब कह रहा है तीनों को मिला दीजिए, यानी तीनों एक साथ मिलेंगे तो तीनों समीकरण है ये 1, ये 2, ये 3, तीनों समीकरण को मिलाइए, ए और बी और सी की एवरेज निकल जाएगी कि कितने दिन में काम कर सकते हैं। जैसे कि ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी प्लस में ए प्लस में सी, ये तीनों काम कर रहे हैं। और ये क्या होगा, 1/4 भाग प्लस में 1/6 भाग प्लस में 1/8 भाग प्लस में 1/8 भाग। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है, सी कितनी बार है, 2 बार है। तो यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, ये एलसीएम ले लीजिए यहाँ से। 4, 6 और 8 के टेबल में अगर कुछ कॉमन है तो वो है 24। ठीक है, तो हमने 24 एलसीएम ले लिया। 4 6 24 होता है, 6 चौके 24 होता है, 8 3 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 और 4 10 और 3 13/24। और यहाँ पे ये इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज़ क्या है, डिवाइड में हो जाती है। तो 13/24 दूनी कितना हो जाता है, 48। यानी तीनों साथ मिलकर 13/48 भाग काम कर सकते हैं। यानी 48/13 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक है ना, 13 तिया 39, तो 13 तिया 39 बच गए कितने, 9 बच गए बटा 13 डेज। इतने दिन के अंदर वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इतने दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, वो उस काम को कर सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल जो हमने आगे इसको किया है। इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। ऐसी क्लास होती है जो लंबी क्लास होती है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि लंबी क्लास धीरे धीरे अच्छी क्यों नहीं लगती, इसीलिए नहीं लगती डियर,
अगला सवाल इससे काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा सवाल है। और डिफरेंट इसलिए है कि उसको उस रेसो में बना दिया। किसमें डिवाइड कर दिया डियर स्टूडेंट्स? रेसो में डिवाइड कर दिया। जैसे कि सवाल सुनिए आप, सुरेश, महेश और दिनेश किसी कार्य को क्रमशः सुरेश, रमेश व दिनेश किसी कार्य को क्रमशः, जो भी है, 12 दिन, 15 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12, 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों को कुल मजदूरी 2960 रुपये मिलती है, यानी यदि तीनों को कुल मजदूरी 2960 रुपये मिलती है, तो बताओ प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी? तो बताओ प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी, यानी हर किसी को मजदूरी कितनी मिलेगी। भैया हमें एक बात तो क्लियर करनी है सबसे पहले। इस तरह का सवाल आ जाए, इसका मतलब सुरेश की बात है ना, ये हो रही है, रमेश की बात ये हो रही है, और दिनेश की बात ये हो रही है। यानी सुरेश जो है ना, वो उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है, यानी 1/12 भाग। ठीक है। इसी प्रकार से रमेश जो है ना, 1/15 भाग। इसी प्रकार से क्या दिनेश जो है ना, वो कितना कर सकता है? 1/18 भाग। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं? SRD, सुरेश, रमेश और दिनेश इज इक्वल टू 1/12 प्लस में 1/15 प्लस में 1/18। इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है। इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम होता है एक सांझी संख्या। क्या होती है? एक सांझी संख्या। वो कैसे निकालेंगे? 12, 15 और 18। इसका एलसीएम क्या बनेगा? 180। 12 के पहाड़े में 180 आएगा, क्योंकि 12 दहाई 120 और 12 पांजे 60। 60 15 पे कितना आ गया? 180 आ गया। 15 के टेबल में देखें तो ये कितना आ जाएगा? 12 पे आ जाएगा। और अगर आप 18 के टेबल में देखें तो ये 10 पे आ जाएगा। यानी इसका कॉमन जो बनेगा, एलसीएम जो निकलेगा, वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा 12 के पहाड़े में तो आ रहा है कितना? 15 अनुपात 15 के पहाड़े में कितने पे आ रहा है? 12 पे अनुपात 18 के पहाड़े में कितना आ रहा है? 10। ये अनुपात निकल गया इस काम का। क्या निकल गया? इस काम का। जो एलसीएम निकालते हैं ना, वो अनुपात जो निकलता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, एलसीएम तो 180 है। एलसीएम तो 180 है। वो कैसे आया? इन अनुपातों के माध्यम से है जो ऊपर बन रहा है। और जब इसे निकालते हैं तब हमें इस काम का भाग का पता लग जाता है, कार्य भाग का पता लग जाता है, उसकी प्रतिशतता का पता लग जाता है। ठीक है, अनुपात का पता लग जाता है। तो तीनों अनुपात का योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। यानी तीनों अनुपातों का योग कितना आएगा? बराबर 15 प्लस में 12 प्लस में 10 इज इक्वल टू 37। ये हमारे पास क्या आ गया? इनका योग आ गया। अब बहुत ही आसान सवाल रह गया। क्या रह गया? कि ये कितने भाग कर रहा है? 12। यानी जो सुरेश है वो कितना काम कर रहा है? 12। यानी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसका कैसे निकालोगे? देखिए, हमें पता है ये क्या है? 15। ये क्या है? 15। क्या है? 15। टोटल जो अपन ने परसेंटेज निकाले हैं, अनुपात निकाले हैं, वो कितना है? 37। गुणा में इनको कितने रुपए मिले थे? 2960।
अब ये समझिए, आप यहां से गलत कर सकते हैं, इसको देख के गलत कर सकते हैं, नहीं करना। ये जिसका अनुपात जिसके हिसाब से निकला है ना कि इससे 12 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तब 180 आएगा, 15 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 180 आएगा, 18 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 180 आएगा। अनुपात के हिसाब से क्या मिलते हैं इनको? पैसे मिलते हैं। अनुपात के हिसाब से क्या मिलते हैं इनको? पैसे मिलते हैं। जो मजदूरी मिलती है वो किसके हिसाब से मिलती है? अनुपात के हिसाब से मिलती है। किसके हिसाब से मिलती है? अनुपात के हिसाब से मिलती है। तो हम 15, 12 और 10 के रेशो को समझेंगे। 15, 12 और 10 के रेशो को समझेंगे। तो ये 15 वाला है ना, ये किसके अंदर में आता था? सुरेश के अंडर में आता था। तो ये सुरेश का जो है ना टोटल मजदूरी निकल जाएगा। अनुपात से क्या है? सुरेश की टोटल मजदूरी निकल जाएगी। तो मजदूरी कितनी आ जाएगी? 37 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा। अब ना किसी को टेबल ना है ना, वो एक काम कर सकते हो, 7 का पहाड़ा पढ़ लो। 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौके 28, 7 पंच 35, 7 छके 42, 7 7 49, 7 8 56, यानी 8 पे 56 जा रहा ना, तो 296 कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा, 80 आ गया। 15 8 कितना होता है? 15 चौके कितना होता है? 60। 15 8 कितना हो गया? 120, यानी 1200 रुपये। अब है ना इस पैसे में से सुरेश का कितना पैसा है भैया? 1200 रुपये है। अब निकालिए किसका? अब निकालिए रमेश का। रमेश का अनुपात कितना आया था? 12 आया था। बटा में कितना है? 37 है। गुणा में कितना है? 2960 रुपये है। तो ये कटेगा तो उतने पे ही, 80 पे ही कटेगा। 80 गुणा 12, ठीक है, 12 8 96, सॉरी 8 दूनी 16, 12 8 96, 960 रुपये। 960 रुपये, मैं वैसे इसमें कंफ्यूज हो गया था, जीरो था यहाँ पे। 960 रुपये। अब रह गया 18। 18 का कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। तो 10 बटा में टोटल कितना है? अनुपातों का योग 37 है। गुना में कितना है? 2960 है। 37 से कितने पे कटेगा? हाँ जी 8 पे कटेगा। 80 कितने पैसे आ गए? 800 रुपये। तो सबसे ज्यादा किसको रुपये आया? सुरेश को, उसके बाद रमेश को, उसके बाद दिनेश को। ये इनके टोटल मनी निकल गया। अभी इनको इतनी सैलरी या इनको इतनी मजदूरी जो है इस काम की वो मिल रही थी। और कितना आसान है इसको निकालना। और इस टाइप का सवाल आ जाए जिसमें मजदूरी दी गई हो, काम की वैल्यूज दी गई हो, तो उनके अनुपात निकालनी है और उनके अनुपातों के साथ उनकी मजदूरी की मल्टीप्लिकेशन करनी है विद डिवाइड, उस अनुपातों का योग, उनके साथ उनको क्या कर देना है? भाग कर देना है। क्या कर देना है डियर स्टूडेंट्स? भाग कर देना है। बहुत ज़रूरी सवाल है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आता है ये सवाल, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए डियर स्टूडेंट्स। राम किसी कार्य का के 1/3 भाग को 5 दिन में, राम है, राम किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, हरि उस कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में, हरि उस कार्य का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये कह रहा है बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इस सवाल को हल्के में नहीं लेना है। ये मत सोचना कि 1/3 और 1/4 को जोड़ दिया काम कंप्लीट हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या है? ट्रिकी क्वेश्चन है और इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इसे समझना पड़ेगा। राम है ना, कोई काम है, उसका 1/5 भाग है ना, सॉरी 1/3 भाग है ना, वो उस कार्य का क्या कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। तो 1 भाग उस कार्य का कितने दिन में कर सकता है?
5 दिए 15 दिन में कर सकता है। क्या कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसको इसी भाषा के अंदर करना है, जिस स्टेटमेंट के हिसाब से हम चलते आ रहे थे उसके हिसाब से करना है। क्या करना है? ठीक है, उसके हिसाब से करना है। एक बटा तीन भाग क्या कर 1/3 भाग काम जो है ना वो कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है? राम, किसी कार्य को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, अगर वो 1/3 भाग उस कार्य का 5 दिन में कर रहा है, डेट मीन्स 1/5 भाग कर रहा है, और हम इसे दिन में कन्वर्ट कर देंगे इधर, तो दिन आ जाएगा, एक दिन का जो काम है ना वो कितना आ जाएगा? 1/3 गुणा में 1/5। इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको दिन जब बनाएंगे ना तो ये 1/3 भाग था ना वो 3 दिन बन जाएगा। 1/3 भाग था ना, ये देखो 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। तो 1/3 दिन में कितना कार्य कर रहा है? 1/5 भाग कर रहा है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? ये करेगा। तो हमने इसको उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया। तो उसका एक दिन का कार्य जो है ना वो कितना आ गया? 1/15 भाग। इसी प्रकार से हरि की बात करें तो हरि का जो है ना वो 1/4 भाग क्या है? 4 दिन में। तो हम लिखेंगे 4 दिन में है 1/4 भाग काम, और एक दिन में कितना होगा? तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1/16 भाग। 1/16 भाग यहां हमने समझ लिया। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो सीधी सी बात है 1/16 प्लस में 1/15, 1/16 प्लस में 1/15, दोनों मिलकर जब काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जब दोनों को जोड़ेंगे 31/240 आएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 240 और ऊपर आ जाएगा 31, यानी 15 गुणा में 16। ठीक है, तो इसका अगर आप सही से करें तो 240/31 दिन आ जाएगा। ये तो भाग था। ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर निकालेंगे 7 सही 23/31, 7 सही 23/31 दिन, यानी 7 दिन 23/31 घंटे, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के अंदर हम इतने ही प्रश्न करेंगे और इतने ही टाइप के प्रश्न अलग अलग आते हैं। यही टाइप बनता है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, और अभी हम एवरेज जो है, अगला चैप्टर जो है जिसका नाम है एवरेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी स्टूडेंट को चाय पीनी है ना, आ सकता है, अभी भी आधा गिलास है, थोड़ा दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब इसके एवज में ज़रूरी हो जाता है कुछ क्वेश्चन को समझना। तो जिनके पास बुक है उनके पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर के, वो वहां से कर सकता है। अगला चैप्टर है एज रिलेशन। एज रिलेशन, आयु से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे एज रिलेशन के, आयु संबंधी के, वो भी एग्जाम में आते हैं। आप चेक कर सकते हैं, अपना एग्जाम खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आते हैं और वो भी करने हैं। क्या करने हैं? उनको भी करना है। अनु वह प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। एक अनु नाम की लड़की है और एक प्रिया नाम की लड़की है। दोनों की आयु का अनुपात बहुत जरूरी चैप्टर है ये। 5:3 है। 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो, वर्ष नहीं होता है, वर्ष होता है। ये वर्ष ही होता है, वर्ष ही होता है। तो प्रिया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रिया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
अब ये कह रहा है, सबसे पहले तो ये समझना है, अनु और प्रिया नाम की दो लड़कियां, दोनों के आयु का अनुपात क्या है। अनुपात का मतलब क्या होता है, हम किसी ना किसी से उम्र में दुगने, तिगुने, 5 गुने, 8 गुने छोटे, कम, माइनस, प्लस होते हैं। जैसे कि मेरी उम्र अगर मान के चलो 20 साल है और आप पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र 15 साल है, तो हमारी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, हमारी आयु का अनुपात ये हो जाएगा 20:15, यानी 4:3। 4:3, क्योंकि ये 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 के 20 और 5 3 15। तो ये हमारी आयु का क्या बनता है, अनुपात। क्या बनता है, अनुपात। इसे बोलते हैं अनुपात बनना। ठीक है। दूसरी बात, वर्तमान मतलब फिलहाल उसकी आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है। तो हमें दोनों की आयु का योग का अनुपात पता है, 5:3 है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बताया है। तो माना अनु की वर्तमान आयु, हमें वर्तमान आयु माननी पड़ेगी कि इसकी वर्तमान आयु ये है, उसकी वर्तमान आयु ये है। तो अनु की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि कितनी है, 5x है। कितनी है, 5x है। तो पहले अनु है तो पहले अनु को ही लेंगे। ठीक है। और माना प्रिया की जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेते हैं कितनी है, 3x है। अब ये कह रहा है कि वर्तमान के अंदर दोनों की आयु का योग जो है ना वो कितना है, 40 है। यानी 5x प्लस में 3x दोनों को अगर जोड़ें तो वो कितना है, 40 है। 5 और 8 कितना होता है, सॉरी 5 और 3 कितना होता है, 8x बराबर कितना है, 40 है। x बराबर कितना है, 40/8 है, क्योंकि ये गुणा में इधर की मल्टीप्लाई में। 8 5 कितना होता है, 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब 5 क्या है, x की वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे 5 की वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट करें तो कितना आ गया, 25। और यहाँ पे पुट करें तो 3 15। अब देखिए वर्तमान में अनु की आयु कितनी है, 25 साल है। प्रिया की आयु कितनी है, 15 साल है। यहाँ पे क्या करना है, प्रिया की आयु ज्ञात करनी है। कितनी साल आएगी आंसर में, 15 साल। कितनी साल आएगी आंसर में, 15 साल आएगी। कितना आसान है एज रिलेशन चैप्टर, इसी तरीके से बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। और इसे हम कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे शुरू में बोल रहे थे कि सर का मूड नहीं लगता, कि बीच में बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा या होगा तो देखेंगे। तो क्या होगा, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। एक सुरेश है और एक है मुकेश की आयु का अनुपात 4:5 है। इनकी अनुपात है ना आयु का, वो कितना है, 4:5 है, सॉरी 7:4 है। 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक हो, अब ये कह रहा है यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक है तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। तो मुकेश की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अनुपात के हिसाब से चलते हैं। सुरेश और मुकेश का अनुपात कितना है, 7:4 है। तो सुरेश की वर्तमान आयु जो है हम मानेंगे वो कितनी मानेंगे, 7x मानेंगे। क्या मानेंगे, 7x मानेंगे। मुकेश की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे, 4x मानेंगे। क्या मानेंगे, 4x मानेंगे। किससे मानेंगे, जो हमें अनुपात दिया है ना उसी से मान लेंगे। जो पहले है तो उसको पहले के साथ मान लेंगे, दूसरा है तो उसको दूसरे के साथ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वर्तमान आयु मान लेंगे। फिलहाल जो आयु है, भूत भविष्य और वर्तमान 3 चीजें होती है। तो यहाँ पे भूतकाल की भी बात हो सकती है, भविष्य की भी बात होती है, लेकिन हम हर स्थिति को कहाँ लेके आएंगे, वर्तमान में, फिलहाल में लेके आएंगे, तभी हमारा सवाल सही होगा। ठीक है, तो हमें वर्तमान आयु इनकी पता लग गई। अब ये कह रहा है सुरेश की आयु मुकेश से कितनी ज्यादा है, 18 वर्ष ज्यादा है। यानी सुरेश की आयु मुकेश से ज्यादा है 18 वर्ष। तो यानी अगर सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष ज़्यादा है तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 18। ये 18 की क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा जब इसे माइनस करेंगे। ऐसी बात है ना। अब कैसे बताता हूँ, अगर मेरी आयु 28 वर्ष है और आपकी आयु जो है 10 वर्ष है और मैं कहूँगा कि मैं आपसे 18 साल ज़्यादा हूँ, दैट मीन्स हमारी उम्र को घटा देंगे तब वो कितना ज़्यादा आ जाएगा, उतना ही ज़्यादा आ जाएगा, उतना ही ज़्यादा आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, वो उतना ही उसकी वैल्यू आनी चाहिए।
तो यानी सुरेश की आयु कितनी है वर्तमान में 7x, तो इसकी क्या है 4x बराबर क्या आएगा 18। 7 में से 4 गए 3x बराबर क्या आएगा 18। x बराबर क्या आएगा 3 एकम 3, 3 6 के 18 6। हमें किसकी आयु निकालनी थी, मुकेश की निकालनी थी। 6 गुणा में 4x, 4x की वैल्यू 6, 6 चौके 24। हमें पता है मुकेश की आयु कितनी है फिलहाल 24 वर्ष है। अगर आप सुरेश की बात करें तो 7 6 के 42, अगर 42 में से 24 मुकेश की आयु को घटाएं तो ये आ जाएगा 18 वर्ष, यानी इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मुकेश की आयु निकालनी थी, कितना था 24, इसका आंसर आ जाएगा। मुकेश की आयु कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। मुकेश की आयु कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स 24 आ जाएगी। अगला सवाल, चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। दो लड़कियां हैं, एक का नाम है चंचल, एक का नाम है सुप्रिया। दोनों को आयु का अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ है 3:2 दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं 3:2, 3:2 ये दिया गया है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो, ये कह रहा है कि इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है ना वो कितना आता है 54 वर्ष आता है। कितना आता है 54 वर्ष आता है, 54 वर्ष आता है। क्या आता है दोनों के आयु का गुणनफल का योग। चंचल की आयु 4 वर्ष क्या होगी। अब ये कह रहा है ये आता है, ठीक है, कब आता है वर्तमान की बात है। तो ये कहता है 4 वर्ष बाद चंचल की आयु जो है ना वो हमें ज्ञात करके दिखा दीजिए कि 4 साल बाद में वो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ से वही काम करेंगे जो वहाँ से वही काम कर रहे थे। ओके क्या, हाँ वही। हम मान लेंगे कि इसकी वर्तमान आयु 3x है और इसकी वर्तमान आयु 2x है। दोनों का गुणनफल कितना है 54 है, यानी 3x की गुणा करेंगे 2x से, वो किसके बराबर है 54 से। कैसे आया, क्योंकि दोनों का गुणनफल बोला है इसने स्टेटमेंट में। 3 दूनी 6 होते हैं, x गुना x, x की पावर 2 हो गया बराबर 54 है। 6 एकम 6, 6 निमे 54। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे। हमें पता है प्लस माइनस में होता है, लेकिन आंसर प्लस में आएगा। किसी की आयु 5 माइनस में तो नहीं होती ना। तो x बराबर आ जाएगा √3 को क्या लिख सकते हैं √9 को 3 गुना 3, यानी 3 को बाहर निकाल दीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे और वैल्यू किसकी निकालनी है चंचल की निकालनी है। चंचल की 3 गुना x है, तो 3 गुना x यानी 3 3 9 वर्ष। फिलहाल उसकी आयु कितनी है 9 वर्ष है। ऑप्शन में क्या दिया होगा 9 वर्ष दिया होगा, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 4 वर्ष बाद निकालनी है। तो 4 वर्ष बाद यानी 4 साल जोड़ देंगे, 9 और 4 13 वर्ष। ये इसका आंसर आ जाएगा। इतना इजी है एवरेज को, एज रिलेशन को निकालना। इसको एवरेज ही बोलते हैं वैसे, इतना इजी है। और एज रिलेशन के ऊपर प्रश्न आता ही आता है, एज रिलेशन के ऊपर प्रश्न आता ही आता है। अगला सवाल, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। हर बार हर चीज में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो मैं जो सवाल करवा रहा हूं हर बार चेंज आएगा उनमें, और चेंज जरूरी है क्योंकि उस चेंज पर ही डिपेंड करता है कि आप उस प्रश्न को कैसे हल करोगे। आपसे वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या उसका जवाब ये होगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बट मेरे हर स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि हमसे सब कुछ हो पाएगा। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब इसमें चेंज देखिए क्या है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद की बात कर दी। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। सीता की वर्तमान आयु याद करनी है। क्या करनी है? सीता की वर्तमान
आयु ज्ञात करनी है। फोकस मत करना कि कैसे लिखा जा रहा है, जल्दी में लिखा जा रहा है। पहले इन्होंने अनुपात बोला, फिर 4 वर्ष बाद यानी भविष्य की बात बोली, फिर पूछ लिया वर्तमान में ही आयु बता दो हमको। तो हम वर्तमान में आयु मान लेते हैं कि वर्तमान में उसकी आयु है ना, सीता पहले है तो सीता की वर्तमान आयु क्या होगी x। अच्छा उसके बाद में क्या है गीता, तो गीता की वर्तमान आयु क्या होगी, सॉरी 7x और इधर इसकी 3x। क्लियर है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, क्या कह रहा है 4 वर्ष बाद, यानी सीता 4 वर्ष बाद में 4 साल बड़ी हो गई, गीता भी 4 वर्ष बाद में 4 साल बड़ी हो गई। आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा 2:1। अब जब इन आयु का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कब निकलता है भैया, जब भाग करते हैं। यानी इस सवाल को हल करेंगे 7x प्लस में 4 बटा में 3x प्लस में 4 बराबर कितना आ गया 2:1। ये तब होता है जब 4 वर्ष बाद उसका अनुपात बने, यानी उनका भाग किया जाए। अब सीता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो ये इधर भाग हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा गुणा, तो 1 के साथ ये करेंगे तो ये तो सेम आ गया। 3 के साथ 2 की करेंगे, 3 दूनी 6x 4 दूनी 8। ठीक है 7x इधर आके 6x तो माइनस हो गया, इधर 8 में से 4x 4 जो है माइनस हो गया, 7x में से 6x गया x, 8 में से 4 गया 4, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई की है जो 7वीं 8वीं में 6वीं में करते आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू निकाली है। ठीक है x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। किसी को समझ में ना आया हमें बताइए, हम इस वीडियो को दोबारा बना देंगे। ठीक है क्योंकि मुझे पता है ना आपको समझ में आ गया। देखो कितना पॉजिटिव हूं मैं आपको लेके। x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान क्या थी सीता की 4x थी, क्या थी 7x थी, तो सॉरी, तो 7 गुणा में 4 क्या हो गया 28। सीता की वर्तमान आयु कितनी है 28 वर्ष। अगर ये कहता गीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तो 3 गुणा में 4 12 वर्ष। 4 साल बाद में ये है तो ये नहीं निकालना, हम कंफ्यूज हो सकते हैं इससे। तो यहाँ सीता की जो वर्तमान आयु है वो 28 वर्ष आ गई डियर स्टूडेंट्स। अगला सवाल हम करेंगे बहुत ही आसानी से। पहली बार आपको लग रहा होगा कि सर ने हमें लगातार के अंदर विदाउट एनी ब्रेक के अंदर 1 घंटे की क्लास दी है। एक की नहीं देंगे, हम बेसिक भी करवाएंगे, आगे और भी चीज़ें हैं करवाने वाली। ठीक है 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था। ठीक है अगला सवाल है 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था। इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। अच्छी तरीके से स्टेटमेंट को बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से। और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 होगा और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 होगा। 14:17 होगा। तो बताओ, बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है, समझना पड़ेगा। कमल की वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले हम इसे एक ट्रिक से मानते हैं। इसकी वर्तमान आयु को कैसे माने, पूर्व आयु को कैसे माने, ये हमें समझना है और ये समझना जरूरी है। हम मान लेते हैं कि माना 4 वर्ष जो पूर्व थी, 4 वर्ष, माना 4 वर्ष पूर्व, पहले सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व मानेंगे
किन दोनों की आयु को मानेंगे? एक है कमल और दूसरा है विमल। 4 साल पहले कमल की आयु को इस अनुपात के अकॉर्डिंग माने तो कितना मानना चाहिए? 3x मानना चाहिए, 4x मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए कि हम 4 वर्ष पूर्व की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 साल पहले ये तो था 3x कमल और दूसरा था विमल 4x। ये इनकी वर्तमान आयु है। क्या है ये? 4 साल पहले की आयु। अब हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। 4 साल पहले की इसने बात कर दी, उसके बाद इसने 6 साल बाद की बात कर दी, और जब इसने बात की वो कब की? वर्तमान में की। कब की? वर्तमान में की। तो हम वर्तमान को तो उस 4 के हिसाब से ही देखेंगे ना कि 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 4 साल बाद क्या हो गया? वर्तमान हो गया, यानी फिलहाल की बात हो गई। तो वर्तमान आयु जो होगी ना, इसकी कितनी हो जाएगी? 3x प्लस में 4, और इसकी कितनी हो जाएगी? 4x प्लस में 4। ये क्या निकल गई? इसकी वर्तमान आयु निकल गई। ठीक है, अब क्या है? 6 साल की बात है। अब ये क्या कह रहा है कि 6 साल के बाद इनके अनुपात का योग कितना हो जाएगा? अनुपात कितना हो जाएगा इनका? 14/14 हो जाएगा। तो अब करेंगे 6 साल बाद इनकी आयु। 6 साल बाद 3x प्लस में 4 प्लस में 6 ये हो जाएगा, 4x प्लस में 4 प्लस में 6 ये हो जाएगा। यानी इसकी आयु तो बन गई 3x प्लस में 10, और इसकी आयु बन गई 4x प्लस में 4 और 6 10। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इसका अनुपात ये हो जाएगा या होगा। अनुपात कब का होता है? जब उसको भाग करते हैं। यानी पहली संख्या है 3x प्लस में 10 और दूसरी संख्या है 4x प्लस में 10, कमल और विमल। ठीक है, इनका अनुपात यानी 14/17। 14/17 ये कह रहा है। जो आप देख रहे हैं वही ये कह रहा है, जो आप देख रहे हैं वही ये कह रहा है। हमें इसी को समझना है, हमें इसी को समझना है। ठीक है, आगे देखिए। जब ये निकालना है तो यानी 17 गुना में 3x प्लस में 10 बराबर है 14 गुना में 4x प्लस में 10। इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 ये 51x प्लस में 170 बराबर 14 चौके, देख लीजिए 4 चौके 16, कैरी 1, 4 एकम 4 और 56, x प्लस में 140। अब देखिए 56 ज़्यादा है या 51 ज़्यादा है? 56 ज़्यादा है। तो 56 के पास ले जाइए 51 को, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू 170 के पास इधर आके 140 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 170 में से 140 के 30 बच गए। कितने बच गए? 30 बच गए। इज इक्वल टू 56 में से 51 गए 5 बच गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 30/5 यानी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। निकालना क्या था? कमल की वर्तमान आयु, और वर्तमान कहाँ है? ये रही 3x प्लस में 4। तो 6 ये 18, 18 और 4 22 वर्ष। तो कमल की वर्तमान आयु जो है ना 22 वर्ष हो जाएगी। कमल की वर्तमान आयु जो है ना वो 22 वर्ष हो जाएगी। कमल की वर्तमान आयु जो है ना वो 22 वर्ष हो जाएगी। अभी हम करेंगे जो हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे? बेसिक करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक बहुत लंबा है और इससे जुड़े प्रश्न अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास के अंदर हम 3 से 4 चैप्टर लेके आएंगे, सब डिफरेंट चैप्टर लेके आएंगे। जो आप कर चुके हो वो नहीं लेके आएंगे, सारे डिफरेंट चैप्टर लेके आएंगे जिनसे आपका एग्जाम आ सकता है, जरूरी है। ठीक है, तो वही हम चैप्टर जो है लेके आएंगे, अन्यथा हम ऐसे वैसे चैप्टर नहीं लेके आएंगे कि बीच में आपको डिस्टर्बेंस हो। जो आप कर रखे हो आप बोलो मुझे कमेंट करके कि हमने तो ये कर लिया सर, आपने हमें करवा दिया, वो चैप्टर हम नहीं लेके आएंगे। एक बार हम कुछ नया ही करेंगे आपके लिए। जो जरूरी प्रश्न है आ सकते हैं वो ज़रूर लेके आएंगे अगले अध्याय में। अभी जो है हम मेंस्ट्रुएशन पे ध्यान देते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्षेत्रमिति यानी मेंस्ट्रुएशन का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। और इस वीडियो को ऐसे मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप बहुत ही इजीली इस चैप्टर को समझ पाएँ और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, जिसे हम बोलते हैं आयत।
ठीक है। आयत जिसमें दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसमें एक चौड़ाई और एक लंबाई होती है, और एक होता है उसका विकर्ण। विकर्ण जो होता है वो बीच की जो रेखा होती है जो उन्हें दो भागों में काटती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये चीज़ें आपको आती है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे बेसिक को करवाना समझा, क्योंकि इसका बेसिक लंबा है। मेंसुरेशन चैप्टर का बेसिक लंबा है। आयत के विकर्ण को अगर ज्ञात करना हो तो इन रूट के अंदर लेंथ की स्क्वायर प्लस में ब्रेथ की स्क्वायर, यानी लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर का जो है वर्गमूल हम कर देते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं चाहे कौन सी भी साइड से हो, और वो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो भागों में काटते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर विकर्ण एक और बनाया जाता तो ऐसा होता कि वो एक दूसरे को काटते, दो भागों में काटते। समद्विबाहु मतलब, समद्विबाहु का मतलब होता है पूरा पूरा एम बिल्कुल राइट टू वे, दोनों की लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती, इसे बोलते हैं समद्विबाहु करना। और जब ये काटता आपस में मिलता, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता, एक जैसा रेशो हो जाता, लंबाई और चौड़ाई वगैरह इसकी जो बनेगी कटिंग वो बराबर होती और एक दूसरे को समद्विभाजित करते। इसी की तरह वर्ग होता है जिसे स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर जो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है या चारों भुजाएं एक जैसी होती है। इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। जिस तरीके से हम लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे थे, सेम एज पैटर्न लगता है। भुजा का स्क्वायर इसलिए लिख देते हैं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है अगर विकर्ण दिया गया है तो विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2, अगर विकर्ण नहीं दिया गया तो 4 गुणा भुजा गुणा भुजा होता है, और 4 गुणा भुजा तब होता है जब उसका परिमाप ज्ञात करना हो। विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले का दुगुना होता है। जो विकर्ण पर बना जो वर्ग बन जाता है उसका क्षेत्रफल जो है ना वो पहले से कितना होता है, 2 गुना होता है। वर्ग की लंबाई व चौड़ाई अगर समान होती है तो हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होगी। तो वर्ग का विकर्ण भी क्या होगा, भुजा की स्क्वायर प्लस में भुजा की स्क्वायर, या फिर 2 गुणा भुजा का स्क्वायर रूट के अंदर। और विकर्ण अगर निकालना हो, दिया ना हो, तो √2 प्लस इंटू भुजा में हम कर देंगे, अर्थात वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का √2 गुना होता है। वर्ग को आयत भी कह सकते हैं परंतु आयत को वर्ग नहीं कह सकते, ये भी एक समस्या है। क्यों? क्योंकि ये एक आयताकार फॉर्मेट में जरूर है लेकिन इनकी भुजाएं समान नहीं होती। इससे आगे देखते हैं, आयताकार मैदान अगर है या वर्गाकार मैदान अगर हमारे पास हो, उसका बाहरी या भीतरी कोई रास्ता बना हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, या बाड़बंदी की हो उसका क्षेत्रफल करना हो, तो क्या कैसे करेंगे। ठीक है। तो उस स्थिति में लंबाई और चौड़ाई हमें अलग अलग दी गई होती है। 2x प्लस इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2x करती हैं। इसका कारण है, बाहर है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो इसका मतलब वो अंदर की ओर उसका बनता है। अगर वहीं समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, अगर समकोण त्रिभुज होती है जिसकी एक लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, और उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे पहले हम बात करें, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। लंब और आधार बड़े छोटे हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, जिस त्रिभुज में जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी हो जाती है। और बोधायन लिखा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय सूत्र के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी जो भुजा होती है उनका स्क्वायर है ना, दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के प्लस होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि अगर ABCD हमारे पास क्षेत्रफल है और चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो उस चतुर्भुज का या ABCD आयत का आधा जब कर देते हैं तो वो उसका आधा हो जाता है, इसलिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई उसका हम क्षेत्रफल मान लेते हैं। इसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसाइकल्स ट्रायंगल, जिसमें दो भुजा एक समान होती है। आमने सामने की भुजा एक समान होती है, ऐसा नहीं होता, आमने सामने का कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई दो भुजाएं समान होती है। ठीक है। और उसमें भी हमारा फॉर्म लगेगा पाइथागोरस का, जिसमें AP² = AC² प्लस माइनस में PC², क्योंकि उसको दो भागों में नीचे काट दिया गया है। ठीक है। और ऐसे केस में ऊंचाई वगैरह निकालती हैं, और त्रिभुज APC जो छोटी त्रिभुज हो गई वो एक पार्ट ऑफ वही बन गया जो चतुर्भुज को काट के बनता है, जिसे बोलते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, हमें मैसेज कर दीजिए कि हमें पीडीएफ दे दीजिए, क्योंकि इसका आपको बेसिक करना पड़ेगा डियर। हम सवालों के साथ करवाएंगे, लेकिन बेसिक इतना बड़ा है कि आपको इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हम सवालों के साथ साथ करवाते रहेंगे, क्योंकि बेसिक ज़रूरी है, और सवालों के साथ हो चाहे वो कैसे भी हो, हम आपको करवाएंगे। चलो थोड़ा बहुत हम वैसे भी कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके अंत लंबों के योग, जो अंदर के अंदर जो लंब बने हुए हैं उनका योग का स्क्वायर बटा √3 भी होता है। ठीक है, ये सिंपल ट्रायंगल होती है जो अभी आपको दिखाई दे रही है। इसमें हीरोन का सूत्र लगता है a + b + c/2 का। जल्दी जल्दी में मैं जितना हो सकता है उतना अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। समषटभुज यानी सेक्टाइल जो होता है, समषटभुज को जो सभी भुजाएं समान होती है, और इसमें ये 6 भुजाओं से मिलकर बना होता है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 6 गुणा √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, या इसे कह सकते हैं 3 गुणा √3/2 उस भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि ये जो इसके पार्ट है वो पार्ट ऑफ समबाहु त्रिभुज के होते हैं, और समबाहु त्रिभुज को निकालने का फार्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही चीज़ लगेगी। तो यहाँ पे 6 भुजाएं हैं, अलग अलग 6 त्रिभुज बनती है यहाँ पे देखिए, तो इसलिए यहाँ पे 6 लिख दिया। तो इसको 3/2 √3 किया, क्योंकि 6 से 4 कट रहा है 2 के पहाड़े पे, तो वो काट कर वहाँ पे दे दिया। इसके बाद होता है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम में ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होने के साथ साथ समांतर भी होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है रोम्बस यानी समचतुर्भुज, जिसकी सभी भुजाएं समान तो होती है और सम्मुख कोण समान होते हैं, और ये 90 डिग्री का नहीं कोण बनाते, डायरेक्ट सीधा वो वर्ग बन जाता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, इसके बाद नई चीज आ जाती है जिसे बोलते हैं हम वृत्त। वृत्त के अंदर कई चीजें होती है, जीवा होती है, व्यास होती है, त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। व्यास को डी यानी डायमीटर, त्रिज्या का दुगुना होता है। ये व्यास को इसको मैं हम बढ़िया तरीके से हम समझेंगे सवालों के साथ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले समझने वाला सवाल ये बात ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है परिधि गुणा परिधि बटा में 4π। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। परिधि गुणा परिधि का मतलब होता है इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2πr², πr² इसका क्षेत्रफल बन जाता है। बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि 2π से 2π 4π से ये कैंसिल हो गया। पाई का मान जब तक बोला ना जाए तब तक 22/7 होगा, वरना 3.14 के लिए स्पेशल उसका बोला जाता है, और इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। चाप की लंबाई के लिए हम 2πr लगाते हैं, उसके साथ गुणा में θ/360 अगर हमें एंगल दिया गया हो तो, वरना चाप की लंबाई 2πr। ठीक है, इसके बाद ये कुछ सूत्र और रह गए हैं, कुछ मुख्य बिंदु रह गए हैं जिनको आप कर सकते हो। ये पीडीएफ हमसे ले सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यही था वृत्त का सारा बेसिक। लेकिन बेसिक से शुरू नहीं करेंगे, हम सवालों से शुरू करेंगे इस चैप्टर को, और सवालों के साथ साथ हम बेसिक बताते रहेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए मैंने बेसिक का फॉर्मेट इसी वीडियो के अंदर दे दिया था। अगली वीडियो के अंदर आप डायरेक्ट इसे समझेंगे। तो क्षेत्रमिति का चैप्टर अगले अध्याय में जल्दी ही आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।